नमस्कार। इतिहास, संस्कृत एवं पुरातत्व विभाग के क्लासरूम में आपका स्वागत है। आज हम कर्नाटक युद्धों के बारे में बात करेंगे। भारत में कर्नाटक युद्धों का एक महत्वपूर्ण स्थान है। विशेष तौर पर हम बात कर रहे हैं आधुनिक भारतीय इतिहास का। कर्नाटक युद्ध इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इन युद्धों के द्वारा यह तय हुआ था कि भारत में कौन सी यूरोपीय शक्ति महत्वपूर्ण भूमिका अदा करेगी। यहाँ संघर्ष चला फ्रांसीसी शक्ति और ब्रिटिश शक्ति के बीच में। यूं तो भारत में अन्य यूरोपीय देश जैसे पुर्तगाल, डच और डेनमार्क आदि भी आए, लेकिन जब आपस में संघर्ष चला तो ये सबसे पहले भारतवर्ष से समाप्त हो गए। अंत में जो अंतिम संघर्ष चला वो फ्रांस की ईस्ट इंडिया कंपनी और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच चला और इसी संघर्ष का प्रारंभिक भाग जो था वो कर्नाटक का युद्ध रहा। कर्नाटक हैदराबाद सूबे का एक भाग था, उसका एक पार्ट था। हैदराबाद सूबा जो था उसमें कुल 6 सूबे थे, 6 में से एक कर्नाटक भी था। जिस वक्त की हम लोग बात कर रहे हैं उस वक्त वहां का संचालन यानी कर्नाटक का संचालन अनवरुद्दीन खान कर रहा था। अनवरुद्दीन खान हाजी मोहम्मद अनवरुद्दीन खान का पुत्र था, जिसको मुगल शहंशाह अहमद शाह ने 1744 में कर्नाटक का नवाब नियुक्त किया था। यूं तो कर्नाटक जो था वो हैदराबाद का एक हिस्सा था, किंतु वास्तविकता में अनवरुद्दीन के ऊपर हैदराबाद का कोई भी नियंत्रण नहीं था। अनवरुद्दीन जो था वो एक स्वतंत्र शासन कर रहा था कर्नाटक में। फ्रांस और ब्रिटेन दोनों की कंपनियां भारतवर्ष में संघर्ष कर रही थी, अधिक से अधिक राजाओं या क्षेत्रों पर अपना नियंत्रण स्थापित करने का प्रयास कर रहे थे। और उनके बीच जो ये कटुता थी ये केवल भारत तक ही सीमित नहीं थी। विश्व के कई क्षेत्रों में जहां जहां इनके उपनिवेश थे वहां वहां इनके बीच संघर्ष चल रहा था, कटुता चल रही थी। और उनके उपनिवेशिक संघर्षों के कारण, कटुता के कारण, विवादों के कारण ये प्रायः एक दूसरे के सामने खड़े हो जाते थे। इनमें युद्ध छिड़ जाया करता था, या फिर किसी अन्य कारण से जब इनके बीच युद्ध होता था तो इनके जो उपनिवेश हुआ करते थे उन उपनिवेशों में भी युद्ध हो जाया करता था। इस तरह से पूरे विश्व में, और हम लोग तो अच्छी तरह जानते हैं कि प्रथम विश्व युद्ध जो हुआ था वह विश्व युद्ध उपनिवेशों के कारण हुआ था। औपनिवेशिक महत्वाकांक्षाएं जो थी यूरोपीय देशों की वो उभर के बाहर आई और उसकी वजह से वो आपस में लड़ गए और प्रथम विश्व युद्ध हुआ। कर्नाटक के युद्ध कुल 3 कर्नाटक युद्ध होते हैं और इनमें से जो पहला कर्नाटक युद्ध था वो विशुद्ध, उसका जो कारण था वो यूरोप में था, भारत में उसका कोई कारण नहीं था। लेकिन भारत में दोनों कंपनियां यह मौका जरूर ढूंढ रही थी कि वो किसी ना किसी प्रकार से एक दूसरे से एक एक हाथ कर ले। अब जो प्रथम युद्ध हुआ, कर्नाटक का युद्ध हुआ,
जो थी वो ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार के प्रश्न को लेकर क्रिएट हुई थी। अब ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार का प्रश्न क्या था, हम अच्छी तरह जानते हैं। पवित्र रोमन साम्राज्य, बहुत शक्तिशाली साम्राज्य हुआ करता था यूरोप का, वो धीरे धीरे पतन की ओर था, उसका पतन हो रहा था। और ऑस्ट्रिया का शासक चार्ल्स सस्टम था। चार्ल्स सस्टम जो था, इत्तेफाक से उसके कोई भी पुत्र नहीं था और उसको यह चिंता सता रही थी कि उसके बाद हैब्सबर्ग राजवंश जो है वो कैसे कंटिन्यू करेगा, कैसे आगे जारी रहेगा। उसकी एक पुत्री थी मारिया थेरेसा, जो काफी योग्य थी। चार्ल्स सस्टम ये चाह रहा था कि उसका जो हैब्सबर्ग राजवंश है, उस राजवंश को आगे ले जाने का काम मारिया थेरेसा के माध्यम से किया जाए। चार्ल्स सस्टम जो था वो जब तक जीवित था तब तक कोई भी देश उसके विरोध में नहीं था और उसने अपने जीते जी अपनी पुत्री मारिया थेरेसा को उसने अपना उत्तराधिकारी नियुक्त कर दिया था। तो उस वक्त किसी ने भी उसका विरोध नहीं किया, किंतु 1740 में चार्ल्स सस्टम की मृत्यु हो गई और जैसा कि तय था उसके बाद मारिया थेरेसा को उसका उत्तराधिकारी बनना था, अर्थात वह फिर वहां की सम्राज्ञी बन गई। लेकिन जैसे ही वो सम्राज्ञी बनी, वैसे ही 3 यूरोपीय देश जो थे, जिसमें प्रशा था, फ्रांस था, स्पेन था, इन देशों ने तत्काल मारिया थेरेसा को रिकॉग्नाइज करने से मना कर दिया। उन्होंने उसको हैब्सबर्ग का राजवंश का उत्तराधिकारी मानने से इनकार कर दिया। उन्होंने ये कहा कि लड़की के माध्यम से कभी भी राजवंश कंटिन्यू नहीं कर सकता। तो उनकी क्या मांग थी? उन्होंने कहा कि मारिया थेरेसा के स्थान पर बावेरिया का इलेक्टर हुआ करता था चार्ल्स अल्बर्ट। उन्होंने कहा चार्ल्स अल्बर्ट वैधानिक उत्तराधिकारी होगा मारिया थेरेसा के स्थान पर। जब ये बात चल रही थी, इसी दौरान प्रशा का शासक जो था फ्रेडरिक द्वितीय ने मारिया थेरेसा के शासक बनने के विरोध में 16 दिसंबर 1740 में सिलेसिया पर अधिकार कर लिया। सिलेसिया का जो शासक था वो भी हैब्सबर्ग राजवंश का था। अब इस वक्त ऑस्ट्रिया को, जो कि मुख्य हैब्सबर्ग राजवंश जिस पर शासनरत था, उसको चाहिए था कि वो इस पर कार्रवाई करे। लेकिन इत्तेफाक ये था कि ऑस्ट्रिया की वित्तीय हालत अच्छी नहीं थी। वित्तीय हालत अच्छी ना होने के कारण, और दूसरी विशेष बात थी कि उनकी जो सेना थी वो नवीनीकरण मांग रही थी। उनके हथियार जर्जर हो चुके थे। ये जो बात थी, ये मारिया थेरेसा को रोक रही थी कि आप किसी भी प्रकार से प्रशा के साथ टकराव की स्थिति में ना आए। मारिया थेरेसा ने समझदारी का काम किया और उस वक्त उसने कुछ भी नहीं किया, लेकिन उसने अपने मन में यह बात जरूर रखी थी कि मैं किसी न किसी प्रकार से सिलेसिया को वापस जरूर लूंगी, और उसने उसकी तैयारी शुरू कर दी। 1744 में सिलेसिया वापस लेने के लिए उसने सेना तैयार की और उसको निर्देशित कर दिया। अभी तक फ्रांस और स्पेन चुपचाप बैठे हुए थे, वो कुछ नहीं कर रहे थे। जब प्रशा के विरुद्ध सेना को आदेश दिया मारिया थेरेसा ने कि आप जाइए और सिलेसिया पर अधिकार वापस कर लीजिए, तब अचानक ही फ्रांस ने भी ऑस्ट्रिया के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी। सिलेसिया पर प्रशा की नजर थी और उसने सिलेसिया अपने अधीन कर लिया था, लेकिन यह बात केवल वहीं तक सीमित नहीं थी। फ्रांस और स्पेन, उनके भी अपने अपने इंटरेस्ट थे, उनके भी अपने अपने हित थे। वो भी लालच कर रहे थे।
धराशायी होते, पवित्र रोमन साम्राज्य की जो इधर उधर की रियासतें थी, उन रियासतों पर वो अपना अधिकार करना चाहते थे। फ्रांस और स्पेन, दक्षिणी जर्मनी और उत्तरी इटली के कई ऐसे प्रांत थे जिन प्रांतों पर अपना अधिकार करना चाहते थे। क्योंकि ऑस्ट्रिया की हालत ज्यादा अच्छी नहीं थी, इस वजह से वो भी आक्रामक स्थिति में आ गए थे, ऑस्ट्रिया के विरुद्ध युद्ध करने की स्थिति में थे। मारिया थरेसा बिल्कुल अलग थलग पड़ गई थी, और जब वो अलग थलग पड़ी तब ऐसे समय पर उसको इंग्लैंड और हालैंड का सहयोग मिला। अब इंग्लैंड, हालैंड, ऑस्ट्रिया एक तरफ हो गए, प्रसा, फ्रांस, स्पेन और बावेरिया एक तरफ हो गए। अब ये मान लीजिए कि पूरा का पूरा यूरोप जो था दो सैनिक धड़ों में बट गया। जब यह कंडीशन आई और स्पेन और फ्रांस और बावेरिया ने भी मारिया थरेसा के विरुद्ध आक्रामक रुख अख्तियार कर लिया, युद्ध प्रारंभ हो गया, पूरा यूरोप दो भागों में बट गया, तब प्रशा ने जो सिलेसिया था उसका अंतिम या कहिए फाइनल औपचारिक विलय कर लिया प्रशा ने। यह घटना हुई 1745 में। उसने अपना सिलेसिया को अपने अधीन कर लिया। अपने में विलय करने के बाद स्वयं बोल दिया कि अब हमें युद्ध से कोई मतलब नहीं, मैं युद्ध से अपने आप को अलग कर लेता हूं। किंतु बाकी के जो देश थे, फ्रांस, स्पेन, बावेरिया, वो अब भी लड़ रहे थे। अलग अलग प्रांतों पर अपना अधिकार करने के लिए वो बराबर लड़ रहे थे। मतलब प्रशा जो था वो तो शांत हो गया सिलेसिया लेने के बाद, लेकिन फ्रांस और स्पेन जो थे वो बावेरिया के साथ मिलके अब भी कई प्रांतों पर अपना अधिकार करने की कोशिश कर रहे हैं। ये युद्ध चलता रहा और इनके विरोध में इंग्लैंड, हालैंड और ऑस्ट्रिया ये सब लड़ते रहे, दो गुटों में बट के। और ये तो युद्ध तब तक चलता रहा जब तक एक्स-ला-चैपेल की संधि यानी 18 अगस्त 1748 को एक्स-ला-चैपेल की संधि हुई, तब जाकर के ये शांत हुई। अब ये जो युद्ध था, इस युद्ध ने फ्रांस और ब्रिटेन की ईस्ट इंडिया कंपनियों को भी भारतवर्ष में आमने सामने ला दिया था। यूरोप का ये जो ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार का प्रश्न पर चला युद्ध था, ये तो जब फ्रांस ने इसमें अपना घोषणा की थी कि मैं भी शामिल होता हूं, वो ईयर था 1744। लेकिन भारतवर्ष में फ्रांस और इंग्लैंड दोनों की ईस्ट इंडिया कंपनियों के बीच में जो तनाव था वो 1740 से ही बनना शुरू हो गया था। और जैसा मैंने बताया, ये लोग संघर्ष कर रहे थे एक दूसरे को भारत से बाहर निकालने का। फ्रांस की ईस्ट इंडिया कहती थी कि हम ब्रिटेन की ईस्ट इंडिया कंपनी को बाहर कर देंगे, और ब्रिटेन की ईस्ट इंडिया कहती थी हम फ्रांस की ईस्ट इंडिया कंपनी को बाहर कर देंगे। और फ्रांस यूरोप में जो राजनीतिक हालात थे, उन हालातों से उन्हें ऐसा लगता था कि जल्दी उन्हें ये मौका मिलेगा और वो जल्दी ही एक दूसरे को दो दो हाथ कर लेंगे। इंडिया में जो कंडीशंस थी वो कुछ ऐसी थी कि ड्यूप्ले जो था वो पांडिचेरी का गवर्नर था, और उससे ऐसा लगता था कि पांडिचेरी जो है वो सुरक्षित नहीं है। और ड्यूप्ले इस बात को मानता था कि यदि भारतवर्ष में फ्रांसीसी हितों को सुरक्षित रखना है तो सबसे पहले पांडिचेरी को सुरक्षित करना होगा। पांडिचेरी की सुरक्षा के लिए वो चाहता था कि जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी है उसके दो वहां पर ठिकाने थे, एक तो कुडलूर था और एक मद्रास था। पांडिचेरी से ये कुडलूर और मद्रास दोनों बहुत करीब थे, और इन दोनों सेंटरों को ड्यूप्ले ये मानता था कि ये दोनों पांडिचेरी के लिए खतरा है, और वो चाहता था कि किसी भी प्रकार से अंग्रेजों को पांडिचेरी और कुडलूर और मद्रास से हटा दिया जाए ताकि पांडिचेरी की सुरक्षा मजबूत हो सके। मद्रास को उस वक्त मद्रास पट्टनम कहा जाता था। मद्रास जो था
1684 ईस्वी में ही प्रेसिडेंसी का दर्जा प्राप्त कर चुका था। इलीहू याले इसका पहला कार्यवाहक अध्यक्ष बना था। उसके बाद विलियम गिफोर्ड पहला गवर्नर रहा था। और जब ये समस्या चल रही थी, यानी कि ड्यूप्ले जब पांडिचेरी को सुरक्षित बनाने के लिए रणनीति तैयार कर रहा था, उस वक्त दो महत्वपूर्ण गवर्नर इस क्षेत्र में थे, रिचर्ड बेनियान और निकोलस मोर्स। 1735 से लेकर 1746 तक ये दोनों लोग मद्रास के गवर्नर रहे। 1740 ईस्वी के अंत और मई 1741 ईस्वी में मराठों ने इस क्षेत्र में घुसपैठ की थी। और इसका जो मराठा अटैक हुआ था, इसमें जो मई वाला अटैक था, मई 1741 वाला, उसका नेतृत्व राघोजी ने किया था। राघोजी ने त्रिचिनापल्ली पर आक्रमण किया था और कर्नाटक के सेनापति चंदा साहब को बंदी भी बना लिया था। चंदा साहब के बारे में बता दूं कि 1748 तक वो मराठों के गिरफ्त में रहा चंदा साहब। इसके अतिरिक्त जब मराठों ने आक्रमण किया तो कुडलूर के फोर्ट डेविड, जिसमें अंग्रेज रहते थे, पोर्टो नोवो और संडार्स पर भी कब्जा कर लिया था। मराठों की आदत हम जानते हैं कि वो लूटपाट करते थे और चले जाया करते थे। जब इन इलाकों में वो आए तो उन्होंने भी लूटपाट की और उसके बाद चले गए। तो इस वक्त इस क्षेत्र का गवर्नर जो था वो था रिचर्ड बेनियान। और मराठों के इन आक्रमणों यानी 1740 के अंत का और मई 1741 का जो मराठा आक्रमण था, उससे रिचर्ड बेनियान ने एक सबक ले लिया था। और सबक के उपरांत उसने ये निर्णय लिया था कि वो जब तक यहां रहेगा तब तक एक काम करता रहेगा। वो ये था, मराठों को चौथ और उपहार वो नियमित रूप से भेजता रहेगा, ताकि मराठे जल्दी से दोबारा इनके ऊपर अटैक ना करें। उनको अगर चौथ मिलती रहती थी या उपहार आते रहते थे तो मराठे अटैक नहीं करते थे, और अगर रोक दिया आपने तो अटैक करते थे, फिर जितना पाते थे उतना लूट करके जाते थे और तहस नहस भी कर दिया करते थे। इस प्रकार से अंग्रेजों ने मराठों का जो खतरा था उसको तो रोकने में सफलता प्राप्त कर ली थी। मद्रास को कम से कम सुरक्षित कर लिया था, कुडलूर को भी सुरक्षित कर लिया था। लेकिन ये जो उत्तराधिकार का प्रश्न ऑस्ट्रिया में उठा था, इसके कारण डुप्ले को बहुत ज्यादा खतरा लगने लगा था, क्योंकि उसकी पांडिचेरी बड़े खतरे से गुजर रही थी। और इसी दौरान एक और घटना घटती है कि 1744 ईस्वी में कोटिस बार्नेट नाम का एक कमांडर इन चीफ वो ईस्ट इंडीज के लिए भेजा गया था। 2 जहाज थे, विशाल लड़ाकू जहाज थे उसके, और उन विशाल लड़ाकू जहाजों के साथ वो कोड़व मंडल से सटे समुद्र में आकर के लंगर डाल दिया था। बताते हैं जो बार्नेट था, ये कोई भी वहां से फ्रांसीसी जहाज निकलता था उसको निशाना बना दिया करता था, डुबा देता था उसको। और अब डुप्ले की स्थिति बहुत ज्यादा कठिन हो गई थी। डुप्ले आखिरकार करे तो क्या करे। इस समय डुप्ले ने अनवरुद्दीन से सहयोग मांगा। डुप्ले को लग रहा था कि निकट भविष्य में अभी जो ब्रिटेन की कंपनी है ये निश्चित रूप पे हम पे अटैक कर सकती है। तो उसने अनवरुद्दीन से सहयोग मांगा कि किसी तरीके से आप कुछ ऐसा कीजिए कि ये जो ब्रिटेन की कंपनी है ये हम पे किसी तरह का खतरा ना उत्पन्न कर सके। इसके बदले में अनवरुद्दीन ने ये किया कि पूरे कर्नाटक में युद्ध पर प्रतिबंध लगा दिया। इससे क्या हुआ कि कर्नाटक के अंदर किसी प्रकार के संभावित युद्ध जो फ्रांस या ब्रिटेन के बीच हो सकता था, उसको संभावित युद्ध विराम हो गया। अब वो युद्ध नहीं करने वाले थे, क्योंकि वहां की स्थिति ये थी कि जो अंग्रेज अधिकारी थे
वो अभी भी इस बात के लिए तैयार नहीं थे कि वो अनवरुद्दीन के फरमान का उल्लंघन कर जाए। तो कुछ समय के लिए ये चीज अच्छी रही। अनवरुद्दीन के इस निर्णय से कर्नाटक में शांति स्थापित होने लगी और बार्नेट जो था, बार्नेट को यह कह दिया गया कि आप अब इन स्थानों से, जो स्थल स्थान थे, उन स्थानों से दूरी बना लें। बार्नेट के बारे में बताया जाता है कि वो एक बीमारी के कारण 1746 में अपने ही एक जहाज हार्विच पर मारा गया, डेथ हो गई थी उसकी। और उसकी डेथ के उपरांत उसका जो बड़ा सा जहाजी बेड़ा भी था, उसके बारे में बताया जाता है कि वो श्रीलंका की ओर चला गया था। जब बार्नेट का जहाजी बेड़ा श्रीलंका की ओर चला गया, तब अब अंग्रेजों की सुरक्षा कमजोर हो गई थी। अंग्रेजों जो मद्रास के गवर्नर थे, निकोलस मोर्से थे उस वक्त। तो निकोलस मोर्से जो था वो डुप्ले पर विश्वास नहीं करता था और इसलिए मोर्से ने पहले से ही इंग्लैंड को सुरक्षा के लिए एक पत्र भेज दिया था कि वो किसी ना किसी प्रकार से हमें अतिरिक्त सुरक्षा मुहैया करवाए, क्योंकि बार्नेट खत्म हो चुका है और उसका जहाजी बेड़ा भी वहां पर अब नहीं है जो तत्काल सहयोग करने के लिए आ सकता था। तो जो मोर्से था उसने इंग्लैंड को चिट्ठी लिखी और अतिरिक्त सहयोग मांगा। वहीं डुप्ले जो था वो भी सशक्त था और उसने भी फ्रांस चिट्ठी भेज करके उनसे अतिरिक्त सुरक्षा की मांग की। इसी दौरान 1744 ईस्वी में रॉबर्ट क्लाइव, जिसका हम बहुत ज्यादा नाम सुनने वाले हैं, रॉबर्ट क्लाइव जो था वो मद्रास में तैनात हुआ था और उसकी प्रारंभिक पोस्टिंग जो थी वो कहलाती थी, उसका जो पद था उसको फैक्टर कहा जाता था। फैक्टर, फैक्ट्री में काम करते थे लोग, फैक्टर कहा जाता था उसको। ये पहली नियुक्ति नहीं थी। रॉबर्ट क्लाइव जो था उससे पहले ब्राजील में भी रह चुका था और बताते हैं ब्राजील में रहते रहते उसको पुर्तगाली भाषा बोलनी आ गई थी। जब डुप्ले ने फ्रांस की सरकार से अपने सहयोग के लिए अतिरिक्त सुरक्षा मांगी थी, तो उन्होंने मॉरिशस में तैनात बार्डोनवाइस को आदेश दिया फ्रांस की सरकार ने कि आप आवश्यकता पड़ने पर डुप्ले का सहयोग करने के लिए पहुंचेंगे। और परिणाम ये हुआ कि बार्डोनाइस जो था सितंबर 1746 को अपने दल बल के साथ भारत आ गया था। भारत आते ही उसको पूरी रणनीति पता थी और उसने सबसे पहले मद्रास की घेरेबंदी कर दी थी। मद्रास का जो किला था उसको फोर्ट सेंट जॉर्ज कहते हैं और फोर्ट सेंट जॉर्ज जो था वो बार्डोनाइस के अधिकार में आ गया। जितने भी वहां अंग्रेज थे वो सारे के सारे बंदी बना लिए गए। डुप्ले ये चाहता था कि इस पूरे फोर्ट सेंट जॉर्ज जो मद्रास का किला था उस किले को नष्ट कर दिया जाए। डुप्ले किसी तरीके की कोई छूट देने के लिए राजी नहीं था। दूसरी चीज डुप्ले ये चाहता था जितने भी अंग्रेज बंदी बनाए गए हैं इनको बंदी उंदी मत बनाइए, इनको सबको यहां से भगा दीजिए, चले जाएं यहां से, बहुत दूर चले जाएं, इनको यहां रुकने का बिल्कुल भी मौका नहीं दिया जाना चाहिए। मद्रास को हमेशा के लिए वो पांडिचेरी में विलय कर देना चाहता था ताकि पुनः अंग्रेज आकर के यहाँ पर अपना ठिकाना ना बना पाए। क्लाइव वहां पे था, इस वक्त बंदी बना हुआ था और क्लाइव खुद भी कह रहा है, वो भी बताता है कि डुप्ले जो बिल्कुल भी चाहता था कि ये पूरा का पूरा किला समाप्त हो जाए, नष्ट हो जाए, इसको खत्म कर दिया जाए। और इस खतरे को भांप कर क्लाइव जो था अपने दो साथियों के साथ भाग निकला और भाग के वो कुडलूर के सेंट डेविड किले में जा पहुंचा था। डुप्ले अपनी जो इच्छा थी उस इच्छा को व्यक्त कर रहा था, लेकिन बार्डोनाइस जो था वो डुप्ले की बात के साथ सहमत नहीं था। बार्डोनाइस ने अंत में क्या किया कि जितने भी अंग्रेजों को उसने बंदी बना रखा था
उन लोगों को उसने शर्तें रखी और उसने कहा कि यदि वो लोग माफी मांग लें और दोबारा फ्रांसीसियों पर हमला ना करने का आश्वासन दें और लगभग 40,000 पाउंड का मुआवजा दे दें तो वो उनको छोड़ने को तैयार है। हालांकि डुप्लेस के लिए तैयार नहीं था, लेकिन बार्डोनाइस की इस शर्त को अंग्रेजों ने मान लिया तो बार्डोनाइस ने उनको रिहा कर दिया और उनका किला भी छोड़ दिया। अब यहां समस्या ये आई कि ड्यूप्ले ने जो कर्नाटक के नवाब थे अनवरुद्दीन, उनसे कुछ वायदे किए थे जिसके बदले में उन्होंने ड्यूप्ले को सहयोग किया था और उन वायदों में से एक यह भी था कि मद्रास जो है वो अनवरुद्दीन को दे देगा। अब अनवरुद्दीन खान जो था वो स्वयं को ठगा हुआ महसूस करने लगा। उसे ऐसा लगता था कि ड्यूप्ले ने उसके साथ छल कर दिया है, उससे वादा किया था उसने, किंतु अब वो पूरा नहीं कर रहा है। जहां तक क्लाइव की बात है, क्लाइव भाग करके कुडलूर पहुंचा था और उसने वहां के सारे हालात देखे थे मद्रास के, और उन हालातों को देख करके क्लाइव को ऐसा लगता था कि जो ड्यूप्ले है वो मानेगा नहीं और वो बहुत जल्दी ही कुडलूर पर आक्रमण करेगा। कुडलूर और पांडिचेरी के बीच में ज्यादा दूरी नहीं थी और इसी कारण से ड्यूप्ले चाहता था कि कुडलूर खाली कर दें, अंग्रेज वहां से चले जाएं। क्लाइव बिल्कुल निश्चित था और क्लाइव ने अपने जो कुडलूर है उसकी प्रोटेक्शन को बढ़ाना शुरू कर दिया, उसकी सुरक्षा को बढ़ाना शुरू कर दिया। चूंकि ड्यूप्ले और अनवरुद्दीन दोनों के बीच में थोड़ी सी कटुता उपज गई थी मद्रास के मुद्दे को लेकर के, इसका फायदा क्लाइव ने उठाने की कोशिश की। उसने कहा इसका फायदा उठाना चाहिए और अनवरुद्दीन के साथ उसने संबंध बढ़ाए और अनवरुद्दीन और ड्यूप्ले के बीच की जो तनाव था उसको बढ़ाने का भी काम किया। परिणाम, ड्यूप्ले के साथ अनवरुद्दीन के साथ युद्ध भी हो गया। हालांकि दोनों ही युद्धों में अनवरुद्दीन पराजित हुआ। एक युद्ध अडियार का था और दूसरा युद्ध सेंट थॉम का था। अनवरुद्दीन अब ड्यूप्ले का प्रखर विरोधी बन चुका था। जैसा कि क्लाइव को पहले से अंदेशा था कि ड्यूप्ले जो है कोडलूर पे जरूर हमला करेगा, तो उसने 11 मार्च 1747 पर कोडलूर पर जब हमला किया तो वहां पर अनवरुद्दीन की सेना पहले से मौजूद थी। ये सफलता क्लाइव की थी और ये सफलता कितनी बड़ी सफलता थी, इस बात को आप इस तरह समझ सकते हैं कि ड्यूप्ले जो था वो कुडलूर पर आक्रमण तो करता है लेकिन उस पर अधिकार नहीं कर पाता। अनवरुद्दीन की सेना ने उसे रोक दिया था वहां पर, क्योंकि अब अनवरुद्दीन अकेले नहीं था, उसके साथ में ब्रिटिश सेना भी थी और ब्रिटिश कमांडर्स भी थे जो बेहतर रणनीति, युद्ध नीति बनाने में सक्षम थे। तो ड्यूप्ले ने जो आक्रमण किया कुडलूर पर वो फेल हो गया और क्लाइव की कूटनीति की प्रशंसा चारों तरफ होने लगी। क्लाइव को प्रमोट किया गया, प्रोन्नत किया गया। अब उसको फैक्टर से बढ़ा करके एंसाइन के पद पर। शीघ्र ही कुडलूर की सुरक्षा महत्वपूर्ण थी और 1748 में मेजर लॉरेंस स्ट्रिंजर को कुडलूर भेजा गया था। इससे कुडलूर जो था वो सैन्य रूप से अब शक्तिशाली हो गया था और दूसरी बात, ड्यूप्ले ने जो आक्रमण किया था उसके लिए जवाबी कार्रवाई भी करनी थी और उसके लिए भी आपके स्ट्रिंजर को भेजा गया था। स्ट्रिंजर ने तत्काल ही पांडिचेरी पर कार्रवाई करने के लिए कूच कर दिया। पांडिचेरी की घेरेबंदी की गई और इसी दौरान जब वो घेरेबंदी कर रहे थे इसी दौरान यूरोप में शांति समझौता हो गया, यानी एक्स ला चैपल की संधि हो गई 18 अक्टूबर 1748 को।
और जैसे ही एक्स ला चैपल की संधि होती है फ्रांस और इंग्लैंड के बीच में, वैसे ही भारतवर्ष में भी युद्ध समाप्त कर दिया जाता है। यानी कि जो पांडिचेरी की घेरेबंदी स्ट्रिंजर के द्वारा की गई थी उसे तोड़ दिया जाता है, अपने आप स्ट्रिंजर को वापस आने के आदेश दे दिए जाते हैं, तो वापस कुडलूर आ जाता है। एक और विशेष घटना घटती है, इस प्रकार से पहला कर्नाटक का युद्ध समाप्त हो जाता है। और हम देखते हैं कि यहाँ पर दोनों ही फ्रांसीसी शक्ति और ब्रिटिश शक्तियाँ दोनों ही आमने सामने आई, दोनों के बीच में युद्ध हुआ और घेरेबंदी भी हुई और तनाव चलता रहा। जैसे ही एक्स ला चैपल की संधि हुई दोनों के बीच फिर शांति स्थापित हो गई, लेकिन ये शांति लंबी नहीं थी, क्योंकि दोनों के बीच की जो समस्याएं थी वो अब भी जस की तस बनी हुई थी और दोनों ही लोग अपनी रणनीतियों पर विचार कर रहे थे। इसी दौरान बताते हैं क्लाइव ने तंजौर का अभियान किया और उसको यह अभियान जो किया गया था वो बतौर लेफ्टिनेंट किया उसने। वहाँ का एक दावेदार था तंजौर का, उसके समर्थन में उसने वहाँ पर आक्रमण किया और क्लाइव ने जो अपने घेरेबंदी के कारण तंजौर के शासक को, उसको दावेदार को पेंशन देने पर राजी कर लिया था। उसकी इस सफलता के कारण बदले में उसको कोलेरून नदी पर देवी कोट्टई का एक किला प्राप्त हुआ था। इसके बाद क्लाइव को कैप्टन के पद पर प्रमोट किया जाना था, किंतु जब उसे कैप्टन के पद पर प्रमोशन दिया जाना था तो उससे पहले एक रिपोर्टिंग हुई और उस रिपोर्टिंग में बताया गया कि जो तंजौर का अभियान क्लाइव के द्वारा किया गया उसमें बहुत ज़्यादा धन नष्ट हुआ, जितना सामान्य तौर पर नहीं होना चाहिए था। तो ये कहा गया कि निश्चित रूप से क्लाइव अभी कैप्टन के पद पर प्रमोट करने योग्य नहीं है और फिर उसके लिए ये चीज़ रह गई। किंतु ऐसा नहीं था कि उसके इस कार्य की बिल्कुल भी उसे शाबाशी नहीं मिली। स्ट्रिंजर जो आपका लॉरेंस था उसके बारे में बताया जाता है, लॉरेंस स्ट्रिंजर ने बाद में उसको एक आयुक्त के पद पर नियुक्त करवाने में सफलता पा ली थी। यानी मद्रास में क्लाइव बतौर आयुक्त अपॉइंट हुआ था। बताते हैं ये काफ़ी मुनाफे वाला पद था। ये तो पहला कर्नाटक युद्ध था, लेकिन शीघ्र ही दूसरा कर्नाटक युद्ध प्रारंभ हो गया। कारण था हैदराबाद का निजाम जो असफ जहां था। बताते हैं 1748 में उसका निधन हो गया। उसके उत्तराधिकार के प्रश्न पर दावेदार जो थे उनके मध्य युद्ध हो गया। यही युद्ध जो है ये द्वितीय कर्नाटक युद्ध के तौर पे जाना जाता है। अब इस दूसरे कर्नाटक युद्ध की विशेषता क्या थी कि फ्रांसीसी गवर्नर ड्यूप्ले की जो आकांक्षाएं थी वो अलग रूप में दिखाई दी और ये जो नई रणनीति ड्यूप्ले की सामने उभर करके आई, इस रणनीति पर कई वर्षों से ड्यूप्ले काम कर रहा था। ये जो दूसरा कर्नाटक युद्ध हुआ इसमें ड्यूप्ले का मोहरा चंदा साहब था। चंदा साहब बेसिकली तंजौर का शासक हुआ करता था, जिसे पदच्युत कर दिया गया था, पद से हटा दिया गया था। 1740 में उसे मराठों ने कैद कर लिया था और चंदा साहब की विशेषता ये थी कि वो स्वयं को कर्नाटक का नवाब समझता था। पूरा पहला जो कर्नाटक युद्ध हुआ था उसके बारे में ड्यूप्ले ने बड़ी गहनता से अध्ययन किया था और उसने ये निष्कर्ष निकाला था कि यूरोपीय सैनिकों के साथ प्रशिक्षित भारतीय सैनिकों को इस क्षेत्र में शक्ति संतुलन के लिए उपयोग में लाया जा सकता है। यानी हम भारतीय सैनिकों को ही ले लेंगे और अपने जो यूरोपीय सैनिक हैं उनके साथ प्रशिक्षित कर देंगे और फिर उन्हें उपयोग में लाएंगे ताकि यहाँ पर शक्ति का संतुलन बाकायदा मेंटेन रहे। और इसके माध्यम से वो फ्रांसीसी प्रभाव को बढ़ाना भी चाहता था। बहुत सारे भारतीय लोगों को उसने सैन्य प्रशिक्षण के लिए चुना था और उनको प्रशिक्षण देता भी था। ये जो भारतीय सैनिक थे
इन सैनिकों को सिपॉय कहकर पुकारा जाता है, जिसको आजकल हम लोग बोलते हैं सिपाही। बेसिकली ये वर्ड सिपॉय है, SEPOY। तो ये जो सिपॉय हैं, ये विशेषता थे जो डुप्ले ने पहले प्रारंभ की थी। दूसरी तरफ डुप्ले जो था लगातार मराठों के साथ वार्ता कर रहा था। किस लिए? चंदा साहब को छुड़ाने के लिए, जो 1740 से बंदी था। 1748 में अंततः दोनों को सफलता मिली और चंदा साहब छुटा लिए गए, छूट गए, मराठा कैद से छूट गए। जब चंदा साहब वहाँ से रिहा हुए तो वो सतारा में आ गए और सतारा में ही बस गए। वहाँ पर वो अपनी सेना तैयार कर रहे थे, क्योंकि उन्हें जल्द ही कर्नाटक पर अपना दावा प्रस्तुत करना था। जो आसफ जहाँ थे, उनके पुत्र का नाम था नासिर जंग। हैदराबाद के निजाम जो थे आसफ जहाँ, जिनकी डेथ हो रही है 1748 में, इनके पुत्र का नाम था नासिर जंग और एक पौत्र था मुजफ्फर जंग। तो कायदे से असफ जहाँ जो थे, उनकी मृत्यु के बाद नासिर जंग यानी उनके पुत्र को राजा बनना था, नवाब बनना था, निजाम बनना था। लेकिन उन्होंने क्या किया, अपने पौत्र पोते मुजफ्फर जंग को अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया। मुजफ्फर जंग जो था बीजापुर का सूबेदार था। जब असफ जहां का देहांत हुआ तो जितनी सत्ता जो थी वो नासिर जंग ने अपने हाथ में ले ली, जबकि उत्तराधिकारी घोषित हुआ था मुजफ्फर जंग, जो पौत्र था आसफ जहां का। अब वो मुजफ्फर जंग जो थे वो व्याकुल हो गए, उन्हें अच्छा नहीं लगा, बहुत दुखी हो गए। व्याकुल होकर के वो भी सतारा भाग गए। सतारा में जाकर चंदा साहब से मिल लिए, चंदा साहब के साथ हो गए। उसके साथ में चंदा साहब जो थे, उनके साथ में फ्रांसीसी दल भी था, जो डुप्ले के द्वारा उनको प्रदान किया था सैन्य बल। चंदा साहब ने बाद में जब मिल गए, मुजफ्फर जंग भी उनके साथ आ गए, तब चंदा साहब ने कर्नाटक का नवाब जो था अनवरुद्दीन मोहम्मद खान, उस पर आक्रमण कर दिया। अगस्त 1749 को अम्बुर के युद्ध में अनवरुद्दीन मोहम्मद खान मारा गया 1749 में, और चंदा साहब जो थे वो आरकोट में दाखिल हो गए। उन्होंने अपने आप को कर्नाटक का नवाब भी घोषित कर दिया। चंदा साहब ने, फ्रांसीसियों ने उनकी मदद की थी, तो फ्रांसीसियों को उनकी मदद के बदले में कुडलूर और मद्रास, इनके अगल बगल का बहुत बड़ा क्षेत्र दे दिया। अनवरुद्दीन मोहम्मद खान जो कर्नाटक के नवाब थे, वो मारे गए। उनका जो पुत्र था उसका नाम था मोहम्मद अली खान वल्लजा। मोहम्मद अली खान वल्लजा वो त्रिचनापल्ली भाग गया। उसने ब्रिटिश कंपनी की शरण ले ली। अंग्रेजों ने मोहम्मद अली खान वल्लजा को शस्त्र भी उपलब्ध कराना शुरू कर दिया। जो मोहम्मद अली खान वल्लजा थे, उनको अंग्रेजों ने ये प्रेरित करना शुरू कर दिया कि हैदराबाद के जो निजाम थे नासिर जंग, उनको चंदा साहब के विरोध में उकसाएं। और इसके परिणाम स्वरूप ये हुआ कि एक ही साल बाद यानी 1750 ईस्वी में जिंजी में नासिर जंग और अंग्रेजों के बीच वार्ता हुई और अंग्रेजों ने एक सैन्य टुकड़ी नासिर जंग को प्रदान कर दी। इसके बाद नासिर जंग युद्ध के लिए तैयार था। चंदा साहब और नासिर जंग दोनों के बीच युद्ध हुई, किंतु चंदा साहब जो थे वो युद्ध से बीच से ही छोड़ के चले गए। नासिर जंग नहीं रुका और वो आगे बढ़ता गया। उसने आरकोट पर भी अधिकार कर लिया, अपने भतीजे मुजफ्फर जंग को भी गिरफ्तार कर लिया। चंदा साहब और नासिर जंग में वार्ता का दौर चल रहा था कि इसी दौरान नासिर जंग की हत्या हो गई। इसके बाद क्या था कि हैदराबाद का निजाम मुजफ्फर जंग बन गया और चंदा साहब को पुनः उसने तत्काल कर्नाटक के नवाब के तौर पर मान्यता प्रदान कर दी। इस पूरे प्रकरण में डुप्ले की भूमिका जो थी
बड़ी ही महत्वपूर्ण थी। डुप्ले का उसका जो सहयोग उसने चंदा साहब और मुजफ्फर जंग के साथ किया था, उसके इनाम के तौर पर किस्तना नदी के दक्षिण के क्षेत्र जो थे उसका सूबेदार बना दिया गया था डुप्ले को। क्लाइव से बहुत पहले डुप्ले आगे बढ़ गया था। ये जो रियासत उसको मिली थी, उस रियासत की वार्षिक आमदनी 3,50,000 बताई जाती है। उस समय में इतनी आमदनी बहुत होती थी। अच्छा, ये पूरा जो सेकंड आप देख रहे हैं, दूसरा कर्नाटक युद्ध जो देख रहे हैं, इस कर्नाटक युद्ध के दौरान क्लाइव जो था वो दक्षिण में नहीं था। क्लाइव को बताया जाता है 1750 में एक नर्वस ब्रेकडाउन हो गया था और इसके कारण उसको कलकत्ता जाना पड़ा था। कलकत्ता में ही उसकी मुलाकात रॉबर्ट ओरमे के साथ हुई थी। रॉबर्ट ओरमे कौन है? रॉबर्ट ओरमे ने क्लाइव की जीवनी लिखी है। क्लाइव की जो बायोग्राफी है वो उसके राइटर रॉबर्ट ओरमे हैं, जिनसे उनकी कलकत्ता में मुलाकात हुई थी। एक साल बाद 1751 में क्लाइव वापस मद्रास आ गया और जब 1751 की गर्मी चल रही थी तब बताते हैं चंदा साहिब ने मोहम्मद अली खान वल्लज को पकड़ने के लिए तिरुचिनापल्ली की घेरेबंदी कर ली। भारत में अगर अंग्रेजों के पास इस वक्त कोई भारतीय शासक, विश्वसनीय शासक अगर उनके खेमे में था तो वो वल्लजा ही था। और ब्रिटिश कंपनी बिल्कुल भी नहीं चाहती थी कि वल्लजा को किसी प्रकार का नुकसान पहुंचे। लेकिन अब अंग्रेजों के पास समस्या ये थी कि जो उनका स्ट्रिंजर था, जो कुडलूर भेजा गया था, लॉरेंस स्ट्रिंजर, मेजर लॉरेंस स्ट्रिंजर जो था, वो अपने एक वेतन संबंधी विवाद के चलते 1750 में वापस ब्रिटेन चला गया था। और ये जो पूरी सेना थी ब्रिटिश कंपनी की, वो तिरुचिनापल्ली का जो घटनाक्रम चल रहा था उससे उदासीन बनी हुई थी। जब मद्रास को इस बारे में पता चला तो उन्होंने एक सैन्य बल तिरुचिनापल्ली भेजा जिसमें क्लाइव था। वो एक कमिश्नरी की हैसियत से वहाँ पहुँचा था। क्लाइव जब चल रहा था तो उसने देखा कि वलीकोनपुरम की चौकी जो थी, उस चौकी पर जो ब्रिटिश सैनिक थे उनको आदेश किया कि अटैक करें। तो वास्तव में उसकी सेना की हिम्मत नहीं हुई उस पर अटैक करने की। ये देख करके क्लाइव जो था वो बहुत चकित हो गया। उसने कहा कि यदि एक छोटी सी चौकी पर उसके सैनिक आक्रमण नहीं कर पा रहे हैं तो वो तिरुचिनापल्ली की घेरेबंदी को कैसे तोड़वा पाएंगे। वो चकित हो गया और उसने तुरंत घोड़े पर बैठ करके कुडलूर के रुख किया। कुडलूर पहुंच करके उसने कहा कि ऐसा कीजिए, आप मुझे और सैनिक उपलब्ध कराइए, मैं तिरुचिनापल्ली की घेरेबंदी को तोड़वाऊंगा जाकर के। क्लाइव का जो प्रस्ताव था, अब उसको ज़्यादा सेना नहीं, वो एक सिविल ऑफिसर था, वो सैन्य ऑफिसर नहीं था। तो उसने ये प्रस्ताव किया कि ऐसा कीजिए, उसे कैप्टन की पदवी दे दीजिए और सैनिक दे दीजिए। वो जा करके आरकोट की घेरेबंदी करना चाहता है। वो आरकोट की घेरेबंदी करेगी तो चंदा साहब जो है वो तिरुचिनापल्ली से आरकोट की तरफ भागेगा, ऐसा क्लाइव का सोचना था। क्लाइव को लगभग 200 यूरोपीय, 300 भारतीय सैनिक और 2 छोटी छोटी तोपें प्रदान की गई कि जाइए इससे आप काम कीजिए। हालांकि वो बड़ी तोपों की मांग कर रहा था, लेकिन बड़ी तोपें उसको नहीं मिली। क्लाइव ये चाहता था कि उसको बड़ी तोपें मिल जाएं तो वो आरकोट के किले पर जा करके ताबड़तोड़ फायरिंग कर सकता है। उसको सहयोग के लिए 8 अधिकारी भी दिए गए थे, लेकिन इसमें जो 8 अधिकारी थे इनमें से आधे यानी कि 4 जो थे वो नागरिक सेवा के थे, आर्मी ऑफिसर्स नहीं थे। जब सेंट डेविड के पास बड़ी तोपें नहीं थीं तो ज़्यादा और कोई उसको नहीं दिखा कि विकल्प, तो वो वास्तव में फिर भी उसने तय किया कि वो आरकोट पे जाएगा
और आर्कोट पर दबाव बनाने का प्रयास करेगा। उसने दबाव भी बनाया और भ्रम उत्पन्न करके आर्कोट खाली करवा लिया। आर्कोट के किले में पहुंचने के बाद उसने देखा तो आर्कोट का जो किला था वो बड़ी जर्जर हालत में था। सुरक्षा के लिए जो मीनारें बनती हैं वो मीनारें सब टूटी हुई थी। कुल मिला के वो सुरक्षित नहीं था। क्लाइव ने उसके अंदर रहना उचित नहीं समझा और उसने अपनी सेना को उससे दूर बाहर डेरा डालने के लिए कहा। दूर डेरा डाल के रहने लगे। चंदा साहब ने त्रिचिनापल्ली में जो उसने घेरेबंदी कर रखी थी वहाँ से लगभग 2000 सैनिकों को भेजा ताकि वो जाकर के आर्कोट की छावनी पर पुनः कब्जा कर लें। लेकिन वो लोग वहाँ पहुँचे और फिर उनका सामना रात में ही क्लाइव से हुआ और क्लाइव ने फिर भ्रम पैदा किया। भ्रम इस तरह का पैदा किया कि वो इतनी चालाकी से आक्रमण कर रहा था कि उनको ऐसा लग रहा था कि क्लाइव के पास एक बड़ी सैन्य टुकड़ी है और इसको देख करके वो लोग घबरा गए कि इतनी बड़ी टुकड़ी से साथ युद्ध करना आसान नहीं होगा। इसी दौरान क्लाइव को ये पता चला कि भारी तोपें कुडलूर से मद्रास से भेजी जा रही हैं। कुडलूर के पास तो थी नहीं लेकिन मद्रास से भेजी जा रही हैं और जैसे ही वो तोपें आईं वैसे ही क्लाइव ने उन तोपों को जो आर्कोट का किला था उसके अंदर ले जाने के लिए आदेश किया। जब वो तोपें अंदर जा रही थी तो जो त्रिचिनापल्ली से सैन्य बल आया था उसने देखा कि ये लोग घटनाक्रम चल रहा है तो उन्होंने फिर उन पर आक्रमण किया। जब उन पर आक्रमण किया तो मात्र 70 सैनिक किले में मौजूद थे और फिर इसके बावजूद भी क्लाइव ने उन 70 सैनिकों के साथ इस तरीके से युद्ध की रणनीति बनाई कि चंदा साहब के सैनिक जो थे वो घबरा करके सब वापस हो गए। तो कुल मिलाकर के जो क्लाइव ने आर्कोट पर आक्रमण किया उसके पीछे उसका उद्देश्य ये था कि वो किसी भी तरीके से त्रिचिनापल्ली की जो घेरेबंदी है उस घेरेबंदी को कम करवा ले, उसमें रोक लगवा ले, लेकिन उससे कुछ फायदा उसको नहीं हुआ। 2000 सैनिक वहां से आए जरूर थे लेकिन उससे कुछ फायदा नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि फर्दर जो सैनिक आ रहे थे आर्कोट में मदद करने के लिए वो चंदा साहब का पुत्र राजा साहब लेकर के आ रहा था और उनकी संख्या बताई जा रही 4000 थी, लेकिन वो त्रिचिनापल्ली से नहीं आ रहे थे। बताते हैं कि वो पांडिचेरी से आ रहे थे। तो कुल मिला के क्लाइव की रणनीति में कोई भी फायदा उसको नहीं हुआ। जो भी उसने रणनीति बनाई उसका फायदा उनको नहीं मिला। इसी समय पांडिचेरी की संधि हो गई 1754 में और इस संधि में जो अंग्रेज गवर्नर थे थॉमस सैंडर्स, इसी दौरान डुप्ले को वापस बुला लिया गया था और डुप्ले की जगह पर एक दूसरे चार्ल्स गौदेहू को वहाँ का गवर्नर बनाकर भेज दिया गया था और उन्होंने संधि कर ली थी दोनों ने। ये संधि जो थी पांडिचेरी की संधि कहलाती है और ये 1754 ईस्वी में हुई। इन संधि की मुख्य शर्तें ये थी कि दोनों जो गवर्नर्स हैं वो स्थानीय शासकों के मामलों में हस्तक्षेप अब नहीं करेंगे। इसके अतिरिक्त बुसे जो था उसको हैदराबाद में परमानेंटली पोस्ट कर दिया गया और भारतीय शासकों के द्वारा जो पद थे प्रदान किए गए थे उनको और जो चौकियां उनको दी गई थी वो दोनों, जो फ्रांसीसियों को दी गई थी वो और जो ब्रिटिश को दी गई थी वो सब वो भारतीय सैनिकों, भारतीय शासकों को वापस कर देंगे। दोनों ने जो एक दूसरे के क्षेत्रों पर अधिकार कर लिया था वो भी वापस कर देंगे और दोनों जो संधियों की शर्तें थी उन संधियों की शर्तों को दोनों देश की सरकारें, जो वहाँ के राजा थे, वो लोग उसको अनुमोदन करेंगे और तभी वो लागू की जाएंगे। फिलहाल
एक तरीके से कह सकते हैं कि संधि हो गई और शांति स्थापित हो गई, लेकिन फिर 2 वर्षों के लिए ही थी ये। 2 वर्षों बाद यूरोप में सप्तवर्षीय युद्ध प्रारंभ हो गया, और यूरोप में जैसे ही 1756 में सप्तवर्षीय युद्ध प्रारंभ हुआ, वैसे ही भारत में फिर इन दोनों शक्तियों के बीच युद्ध शुरू हो गया। सबसे पहले अंग्रेजों ने चंदन नगर पर हमला बोल दिया, और जब चंदन नगर पर हमला हुआ तो उसी वक्त फ्रांस सतर्क हुआ, और फ्रांस ने अपने यहाँ से काउंट दे लाली को गवर्नर बना करके भारत भेजा गया। काउंट दे लाली की विशेषता थी कि वो युद्ध भी कर सकता था, ही वॉज ए फाइटर सोल्जर, और उसको कमांडर इन चीफ भी बना दिया गया था। लेकिन काउंट लाली को भारत तक आने में बड़ी समस्याओं का सामना करना पड़ा। बीच बीच में ब्रिटिश जो जहाज थे उन सबको पता चल जाता था कि इस जहाज पर काउंट लाली जा रहा है, तो वो उसे वहां रोकने का प्रयास करते थे। कई जगह वो मरते मरते बचा, और अंत में काउंट लाली को भारत पहुंचने में सफलता मिली। यहां आकर के उसने सबसे पहले सेंट डेविड यानी कुडलूर पर अधिकार कर लिया, और फिर मद्रास पे भी हमला किया। लाली ने दक्षिण में बुसे को बुलवाया, दक्षिण में बुसे को जो दक्षिण में तैनात था उसको अपने पास बुला लिया, और उसके आ जाने से अपने अटैक में और तीक्ष्णता लाई, और ज़्यादा पैनापन लाया। लेकिन बाद में जैसे ही बसी वहाँ से हटा, वैसे ही उनकी जो पकड़ थी वो कमज़ोर होती चली गई। सलाबत जंग जो था वो अंग्रेज़ों से मिल गया, जो नॉर्दर्न सरकार थी वो उसने अंग्रेज़ों को दे दिया। लाली ने एक बार फिर मद्रास पर अधिकार करने का कोशिश किया, लेकिन सफल नहीं हो पाया। जनवरी 1760 में बंडीवास का युद्ध हुआ। तमिलनाडु में है ये स्थान, इसको बंडी बसी कहते हैं, ये गांव है बंडी बसी, और यहीं पर युद्ध हुआ 1760 में जनवरी में। इस युद्ध में सर आयर कोट जो थे उन्होंने लाली को बुरी तरीके से पराजित हुए। बंडीवास में दोनों सेनाओं की प्रतिभागिता थी, और इस युद्ध के बाद बुसे भी बंदी बना लिया गया, और जनवरी 1761 में लाली ने पांडिचेरी में हथियार डाल दिए फ्रांस की सेना की तरफ से। कुल मिलाकर बंडीवास का युद्ध जो था, उस युद्ध में फ्रांसीसियों ने भारत में उनके पास जो कुछ भी था वो सब खो दिया था। और ये जो युद्ध था, तीसरा कर्नाटक युद्ध, इस युद्ध ने, इसके बाद में सप्तवर्षीय युद्ध जो चला वो 1763 में ख़त्म हुआ। पेरिस की संधि हुई, और संधि ने फ्रांसीसियों को उनकी बस्तियां वापस तो करा दी, लेकिन ऐसी कुछ शर्तें फ्रांसीसियों पर लद गई कि अब वो भारतवर्ष में शक्तिशाली नहीं हो सकते थे। जैसे फ्रांसीसियों को ये शर्त लगा दी गई थी कि वे नवीन दुर्गीकरण नहीं कर सकते, नए किले नहीं बना सकते, या अपने जो रिहायशी क्षेत्र हैं उनकी किलेबंदी नहीं कर सकते। लाली जब वापस फ्रांस पहुंचा तो लाली पर मुकदमा भी चलाया गया, और लाली को काफ़ी समस्याएं भी हुई। लेकिन भारत में जो फ्रांस की मौजूदगी थी वो स्वतः ही समाप्त हो गई। धन्यवाद।